गुड इवनिंग। तो देखो हम लोग पिछले क्लास में पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखे थे तुम्हारा एटॉमिक एंड आयनिक साइज, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि एक एटम का रेडियस जो है वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। किसी आइसोलेटेड एटम का रेडियस हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था। पहला जो था वो हम लोगों का था तुम्हारा कोवैलेंट रेडियस, सेकंड था मेटालिक रेडियस और तीसरा था हम लोगों का वंडरवॉल रेडियस। और इसमें हम लोग देखे थे कि वंडरवॉल रेडियस बड़ा होता है, उसके बाद हम लोगों का मेटालिक रेडियस और फिर कोवैलेंट रेडियस होता है। फिर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोग नॉर्मली जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो शेल का संख्या बढ़ता है, जिससे एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ने की बजाय कभी कभी घट भी जाता है, क्योंकि जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो शेल का संख्या बढ़ता है और साथ ही साथ है ना प्रोटॉन्स का भी संख्या बढ़ता है। तो प्रोटॉन्स का भी संख्या बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का भी संख्या बढ़ रहा है अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन मान लो जो बीच में आ रहा है, अगर वो पुअर शिल्डिंग शो करेगा, यानी वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अगर शिल्ड नहीं कर पाएगा, तो बढ़ा हुआ जो प्रोटॉन्स है ना, वो आउटर सेल को अपनी ओर खींच देगा, जिससे साइज जो है वो हम लोगों का छोटा हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि 3D से 4D में जा रहे थे, यानी फोर्थ से जब हम लोग फिफ्थ पीरियड में आ रहे थे तो साइज बढ़ जा रहा था, लेकिन जब फिफ्थ से सिक्स्थ में आ रहे थे तो साइज ऑलमोस्ट सेम था या कहीं कहीं घट भी जा रहा था। जैसे हम लोग बताए थे टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम है, उसके नीचे हाफनियम है, तो हाफनियम का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है जिरकोनियम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में ऐड करते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जा रहा है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, जिससे साइज हम लोगों का घट जाता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल में ऐड कर रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने से हम लोगों का साइज क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग आउटर मोस्ट सेल में ना ऐड करके पहले ऐड कर दे रहे हैं, जैसे याद करो डी में, तो जब हम पहले ऐड करेंगे तो वो हो सकता है कि वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी करे, जिससे याद करो साइज हम लोगों का बढ़ भी सकता है। जैसे हम लोग डी ब्लॉक में देखे थे, लेफ्ट टू राइट में आए थे तो पहले साइज घटा था, फिर साइज करीब करीब सेम था और फिर उसके बाद लास्ट में साइज जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा था, यानी जिंक का जो साइज था वो कॉपर से ज्यादा हो जा रहा था। ठीक है, फिर हम लोग आयनिक में देखे कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसमें अगर तुम एटॉमिक नंबर बढ़ाओ, यानी अगर जितना ज्यादा प्रोटॉन्स की संख्या होगा तो आयनिक साइज उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, वैसे वैसे हम लोगों का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे और हम लोग बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखोगे जैसा कि बोर्ड पे कि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखा गया है, तो अब हम लोग एक एक करके ये जो 5 प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो पहला जो क्वेश्चन है, हमको करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई है ना बताना है। किसमें से, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि किसका जो है ऑर्डर जो है वो यहाँ पर सेम है। तो देखो पीरियोडिक ट्रेंड बनाने के लिए बहुत सिंपल सा नियम है। जो यहाँ एलिमेंट दिखाई तुमको देगा, तुम उसको सोचो कि वो पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे अरेंज है, उसका अरेंजमेंट है। जैसे याद करो यहाँ पर 4 एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे लिथियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और एल्यूमिनियम है। तो जानते हो लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड का हो गया, इसके बाद ये थर्ड पीरियड का हो गया मैग्नीशियम, ये फोर्थ पीरियड का हो गया पोटेशियम, और उसी तरह एल्यूमिनियम जो है वो हमारा थर्ड पीरियड का है। तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पहले अगर ध्यान से देखोगे तो Li प्लस और K प्लस
ये अल्कली मेटल्स है। तो तुम यहाँ पर ध्यान, अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक एक करके, तो देखो यहाँ लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है और फिर पोटेशियम होता है, ऐसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखो मैग्नीशियम किसके बाद होगा, Mg, सोडियम के बाद हो जाएगा मैग्नीशियम, और फिर यहाँ एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। और उसके बाद याद करो पोटेशियम, तो पोटेशियम तो यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं। अब देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज हम लोगों का क्या होगा, बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज हम लोगों का क्या होगा, घटेगा। तो अब तुम देखो, अगर हम Li प्लस और K प्लस में देखें, Li प्लस और K प्लस में देखेंगे तो K प्लस का साइज Li प्लस से बड़ा होगा, ठीक है। यानी K प्लस का साइज Li प्लस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और देखो यहां पर अगर हम लोग देखें Al3 प्लस और Mg2 प्लस, इन दोनों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन याद करो इसमें 12 प्रोटॉन्स है और इसमें हम लोगों का 13 प्रोटॉन्स है। तो एक्चुअल में Al3 प्लस का साइज Mg2 प्लस से छोटा होगा, क्योंकि Al3 प्लस में हम लोगों का है ना 13 प्रोटॉन, यहाँ पर 13 प्रोटॉन है, जबकि यहाँ पर 12 है ना प्रोटॉन है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं हो सकता है। अब देखो सेकंड ऑप्शन हम लोग देखें, तो सेकंड ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि Al3 प्लस जो है, ठीक है, हम लोगों का Al3 प्लस उससे बड़ा हो जाएगा लिथियम प्लस, फिर Mg2 प्लस और फिर K प्लस। तो बी वाले को अभी यहां तक तो श्योर है हम लोग कि Li प्लस से K प्लस बड़ा है, Mg2 प्लस बड़ा है Al3 प्लस पे, लेकिन हम लोग इन दोनों के बारे में अभी उतना श्योर नहीं है कि Al3 प्लस और Li प्लस में कौन बड़ा होगा। तो इसको थोड़ा होल्ड करते हैं अभी, ठीक है, बी को। अब थोड़ा सा हम लोग सी को देखते हैं, सी को, तो कह रहा है कि Al3 प्लस से बड़ा होगा Mg2 प्लस, ये तो सही बात है, लेकिन फिर देखो यहां कह रहा है कि Li प्लस बड़ा है K प्लस से, तो सी तो सीधा गड़बड़ हो गया, सी नहीं हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर डी आते हैं, तो डी कह रहा है Li प्लस का साइज बड़ा है K प्लस से, तो ये तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसीलिए तुम देखोगे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी होगा, यानी Al3 प्लस, यानी जानते हो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाते हो साइज जो है वो छोटा होता जाता है ना। तो Al पे जैसे ही तुम 3 प्लस अगर तुम डाल रहे हो तो Al3 प्लस का साइज बहुत छोटा हो जाता है, यानी वो लिथियम प्लस से भी छोटा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर है ये हम लोगों का बी हो जाएगा। होपफुली तुम लोग समझ रहे हो, है ना। ऐसे ऐसे हम लोग रूल्ड आउट करके हम लोग आंसर बनाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों को रेडियस का किसी को न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं पता है ना, कि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू याद है या उससे हम लोग बना सकते हैं, नहीं, हम लोग को ट्रेंड देख के बताना है, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से तुम लोग सोचो, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग यहां पर देखें तो लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है, यानी लिथियम है यहां, उसके बाद यहां पर बेरिलियम है, ठीक है, और फिर सोडियम है और मैग्नीशियम है। इन दोनों को हटा देते हैं। अब देखो अगर हम लोग लिथियम प्लस और बेरिलियम 2 प्लस को देखें तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है और ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो अगर तुम यहां पर देखोगे, है ना, तो लिथियम प्लस बड़ा होगा बेरिलियम 2 प्लस से, ये तो सही है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 है, ठीक है। अब तुम यहां पर देखो बेरिलियम 2 प्लस और Na प्लस में, तो बेरिलियम यहां है ना, और सोडियम यहां है, और ऊपर से तुम देखो बेरिलियम पे 2 प्लस का तुम चार्ज बैठा रहे हो, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, और सोडियम तो इससे ठीक नीचे ही है ना। तो Na प्लस तो Li प्लस से भी बड़ा होगा, Na प्लस तो Li प्लस से भी बड़ा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया कि Na प्लस बड़ा होना चाहिए Li प्लस से, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इसमें बी ऑप्शन देखो, तो कह रहा है Na प्लस बड़ा है Li प्लस से, Na प्लस बड़ा है Li प्लस से, सही बात है। और Li प्लस देखो, Li प्लस और Mg2 प्लस में यहां पर ध्यान से देखो, है ना, इसमें तुमको फिर डाउट होगा कि Li प्लस बड़ा है कि Mg2 प्लस बड़ा है। तो हम लोग अभी एक डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। तो अभी बी को भी थोड़ा होल्ड कर देते हैं क्योंकि बी में डाउट हो गया है।
ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर सही है, लेकिन इन दोनों के बारे में हमको थोड़ा अभी डाउट हो रहा है, तो इसको अभी रख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो इसमें तो सी तो ऑप्शन सीधा गलत हो गया है, Li प्लस तो छोटा होगा, ठीक है। और डी में देखो, डी में तुम कह रहे हो Li प्लस फिर बड़ा है Na प्लस से, ये भी गलत हो गया, यानी बी जो है वो हम लोगों का क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो बी हम लोगों का सही ऑप्शन होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो इन दोनों को, लिथियम तुम लोग 9th-10th में पढ़े होगे, एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि देखो तुम अगर यहां से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा और फिर इधर जाओगे तो साइज घटेगा, यानी लिथियम और मैग्नीशियम का जो साइज है वो कंपेरेबल साइज होता है, इसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अगर तुम यहां पर देखो लिथियम प्लस है और Mg2 प्लस है, तो 2 प्लस लगा दिए ना, तो लिथियम प्लस जो है वो बड़ा साइज का हो जाता है, किससे, Mg2 प्लस से, ठीक है। तो ये हम लोगों का उसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां से भी आराम से हम लोग जज कर सकते हैं। अब देखो थर्ड में अगर ध्यान से देखो, तो थर्ड में तुम्हारे पास है ना, थर्ड में तुम्हारे पास टाइटेनियम है। याद करो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, उसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी ये दोनों जो है वो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, पर टाइटेनियम के पास तो प्रोटॉन की संख्या कम होती है, इसका मतलब है Ti4 प्लस का साइज बड़ा होना चाहिए Mn7 प्लस से, यानी पहला ऑप्शन जो है इसमें गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो P3 प्लस और P5 प्लस, तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं तो साइज क्या होता है बताओ, तो बढ़ता है कि घटता है, थोड़ा लिखो, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं तो, बताओगे, है ना, डिक्रीज होता है। इसीलिए P3 प्लस का साइज P5 प्लस से बड़ा है, तो हमारा बी ऑप्शन यहां सही है। अब थोड़ा सा हम लोग सी को देखते हैं, K प्लस और Cl माइनस, जानते हो K प्लस और Cl माइनस दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया, जिसमें क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है और इसके पास 19 प्रोटॉन है। तो चूंकि इसके पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो K प्लस का साइज छोटा होना चाहिए, किससे, Cl माइनस से, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं है। और ऑप्शन डी देखो, ये क्लोरीन का दो आइसोटोप है, 35 और 37, ठीक है। तो आइसोटोप्स में तुम्हारा क्या अंतर होता है, न्यूट्रॉन्स का संख्या ना अंदर अंतर हो जाता है, ठीक है। प्रोटॉन्स तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही है, तो हम लोग कहेंगे कि आइसोटोप्स का साइज करीब करीब सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें सबसे जो तुम्हारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो P3 प्लस बड़ा है किससे, P5 प्लस से। क्लियर बात हो गया है, 3 क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट तो नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जहां कहां पर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो याद करो कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर यहाँ फास्फोरस है और फिर यहाँ सल्फर है, ऐसे है पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब तुम यहां पर ध्यान से देखो, जब हम कार्बन से नाइट्रोजन की ओर जाएंगे तो साइज घटेगा, नाइट्रोजन से फास्फोरस में आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और फिर फास्फोरस से सल्फर में जाएंगे तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो कार्बन का साइज बड़ा होगा किससे, नाइट्रोजन के साइज से, कार्बन का साइज बड़ा है किससे, नाइट्रोजन के साइज से। लेकिन फिर देखो यहां पर कह रहा है ना, कार्बन का साइज बड़ा है नाइट्रोजन से, सही बात है। और फिर देखो है ना, यहाँ पर ए पे कार्बन से बड़ा होगा सल्फर, ऑब्वियसली कार्बन से बड़ा होगा सल्फर, क्योंकि सेकंड पीरियड ये थर्ड पीरियड। और देखो सल्फर से बड़ा कौन है, फास्फोरस, सल्फर से बड़ा कौन है, फास्फोरस, सही बात है। तो इसमें आंसर ए तो अभी हम लोगों का सही लग रहा है, ठीक है। अब बी में देखते हैं, कह रहा है कि कार्बन बड़ा है नाइट्रोजन से, सही बात है, लेकिन यहां देखो क्या कह रहा है, सल्फर बड़ा है फास्फोरस से, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इधर जाएंगे तो साइज घटता है, तो सल्फर को छोटा होना चाहिए फास्फोरस से,
इसीलिए बी आंसर सही नहीं हो सकता है। उसके बाद देखोगे सी में कह रहा है कि कार्बन से बड़ा है नाइट्रोजन, तो ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, तो सी भी नहीं है। डी देखो फिर से कह रहा है कार्बन से बड़ा है नाइट्रोजन, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए होगा। ठीक है, अब देखो पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या यहां पर कहा जा रहा है, द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस। तो कह रहा है कि यहां पर कौन सा है ना रेडियाई इन तीनों का होगा। तो जानते हो देखो एटॉमिक रेडियस तो हम लोग याद तो कर नहीं सकते हैं, आयनिक रेडियाई यानी ये जरूर ट्रेंड का ही सवाल है, वैल्यू का सवाल नहीं है। तो वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, पहले ट्रेंड देखेंगे। तो याद करो N3 माइनस में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, तो सबसे छोटा जो है वो F माइनस होगा, है ना। उसके बाद O2 माइनस होगा, सबसे बड़ा N3 माइनस है, फिर O2 माइनस है और फिर F माइनस है। तो यहां पर चार देखो 1.71, 1.40, 1.36, देखो ये डिक्रीजिंग में है। लेकिन यहां देखो 1.71, 1.36, 1.40 नहीं हो सकता है, 1.36, 1.40 नहीं हो सकता है, 1.36, 1.71, ठीक है बढ़ा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो फिफ्थ का भी आंसर जो है वो हम लोगों का ए होगा। N3 माइनस का साइज सबसे बड़ा है ना, तो वैल्यू पे नहीं जाना है, ट्रेंड पे जाना है हम लोगों को, समझ में बात आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस था एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पे। तरीका तो तुम लोग सीख लिए होगे, पीरियोडिक टेबल में जैसे अरेंजमेंट है वैसे कर लो, उसके बाद सारा क्वेश्चन तुम आसानी से बना सकते हो सर। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग एक पिक ले लेते हैं, फिर हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में सीखेंगे। देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक टर्म डिस्कस कर ले। ठीक है, इसके बारे में तो डिटेल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, पर अगर हम लोग एक्सोथर्मिक एंड अगर इंडोथर्मिक अगर प्रोसेस देखें, हालांकि तुम लोग नाम सुने होंगे है ना, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसको होने से एनर्जी निकले, यानी अगर सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है, यानी अगर तुमको एनर्जी मिल रहा है ओवरऑल, तो कहेंगे कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। और इंडोथर्मिक में क्या होता है, ओवरऑल हम लोगों को हीट देना पड़ता है, तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होता है हम लोगों का, रिलीज होता है। तो देखो अगर मान लो हम तुमसे कहें एग्जाम्पल में अगर हम तुमसे कहें कि ए जो है अगर बी बन रहा है और प्लस यहां पर 100 किलो जूल का एनर्जी, अगर 100 किलो जूल पर मोल का एनर्जी अगर यहां निकल रहा है, तो देखो एक्सोथर्मिक को ऐसे दिखाते हैं, ये पुराना कन्वेंशन था कि यहां प्लस लिख देते थे
और जितना एनर्जी निकल रहा है उसको हम लोग दिखा देते थे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर हम रिएक्टेंट है और अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब है इनिशियल मेरे पास ज्यादा था और फाइनल मेरे पास क्या था, कम था, तब ना हम एनर्जी निकालेंगे। यानी इनिशियल मेरे पास एनर्जी तो जो था वो ज्यादा था और फाइनल एनर्जी क्या है मेरा, कम है, तब हम एनर्जी निकाले हैं। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल कहेंगे तो वो हमेशा निगेटिव आएगा। यानी अगर तुम किसी को कुछ पैसा दोगे तो जो फाइनल अमाउंट तुम्हारे पास बचेगा वो कम होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो हमेशा निगेटिव आएगा ना। तो नया कन्वेंशन में इसी को ऐसे लिखा जाता है, नया कन्वेंशन में इसको लिखा जाएगा कि ए जो है वो बी बन रहा है, ए जो है बी बन रहा है और इसमें डेल्टा एच, इसी को इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। तो इंथैल्पी को अभी समझना कि उसके पास कितना हीट था, टोटल हीट कंटेंट को समझो, इंथैल्पी कहते हैं टोटल हीट कंटेंट। तो डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा एच बोलेगा कि प्रोडक्ट के पास टोटल कितना हीट था माइनस रिएक्टेंट के पास टोटल कितना हीट था। तो तुम तो जान रहे हो कि अगर देगा तो प्रोडक्ट के पास कम हीट ना बचेगा। तो बताओ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच बराबर -100 किलो जूल पर मोल। यहां पे देखो आगे माइनस आ जाएगा। तो अगर तुम इसी को हम यहां पर कहेंगे कि इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी जो चेंज हुआ वो -100 किलो जूल पर मोल हुआ, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है, पर ये ओल्ड कन्वेंशन है और ये न्यू कन्वेंशन है। तो हम जब बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर बोलेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो अंतर नहीं समझना है। खाली जब हम इंथैल्पी बोलेंगे तो डेल्टा एच हमारा निगेटिव हो जाएगा कि जब हम इंथैल्पी बोलेंगे, है ना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग इंथैल्पी बोलेंगे तो डेल्टा एच देखेंगे, ठीक है। अब आयोनाइजेशन के लिए हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है क्योंकि हमको हीट देना पड़ता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा एक्सोथर्मिक में, क्योंकि हीट निकलता है, ठीक है। और अगर हम तुमसे बोले इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अब हम तुमको एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछें कि ये कोई गैस था, ये कोई गैस था और ये कुछ इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस गैस, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इस प्रोसेस में इसी को यहां पर ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा एच ई जी। अब मान लो हम यहां पर लिखे डेल्टा ई जी इज इक्वल टू -100 किलो जूल पर मोल। तो तुम क्या समझोगे, बताओ तुम क्या समझोगे, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, बताओ क्या समझोगे ये प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, लिखो। तो अगर मेरा डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया। तो डेल्टा एच का साइन देख के हम लोग बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग कहेंगे इन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इन इंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी जो है वो कंज्यूम होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम तुमको यहां पर कहे कि मेरे पास यहां पर एग्जाम्पल जो है, सपोज करो ए जो है इस बार बी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमको 100 किलो जूल का एनर्जी देना पड़ रहा है। तो ध्यान से देखना, एक्चुअल प्रोसेस ऐसे है कि ए में जब हम लोग 100 किलो जूल पर मोल देंगे तब जाकर ये क्या बनेगा, बी, ऐसे है एंडोथर्मिक के लिए। पर हीट जो है वो हमेशा राइट साइड में दिखाया जाता है, राइट डायरेक्शन में हमेशा दिखाया जाता है। इसीलिए यहां पर अब हम प्लस को इधर ले जाएंगे, तो देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए जो है अगर बी में चेंज हो रहा है तो
100 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब यह हुआ कि जब ए बी में बन रहा है तो ये माइनस है ना, तो माइनस को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। यानी ए जब बी बन रहा है तो हमको हीट देना पड़ रहा है। तो ये ओल्ड कन्वेंशन हो गया, यहां डेल्टा एच नहीं है। या फिर इसी को तुम ऐसे लिखोगे, ए से बी बन रहा है तो यहां पर हम कहेंगे डेल्टा एच जो है वो 100 किलो जूल पर मोल हो गया। यानी अगर तुम यहां डेल्टा एच निगेटिव बता रहे हो तो राइट साइड में यहां पॉजिटिव साइन होगा, और यहां अगर पॉजिटिव बता रहे हो डेल्टा एच तो यहां पर निगेटिव साइन होगा, पर दोनों का मतलब यही है। क्लियर बात है? तो जब भी हम लोग इंथैल्पी बोलेंगे, है ना, इंथैल्पी चेंज यानी प्रोडक्ट का हीट कंटेंट माइनस रिएक्टेंट का हीट कंटेंट। ठीक है, चलो। तो जब हम लोग ये बात अब हम लोग समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आते हैं सेकंड जो ट्रेंड हम लोगों को देखना है वो है हम लोगों का आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, इंथैल्पी, और इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन जब इंथैल्पी बोलोगे ना तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलोगे तो डेल्टा एच, है ना। और किताब में देखोगे डेल्टा के नीचे आई ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा के नीचे ऐसे आई लिखा जाता है, और डेल्टा आई, और यहां पर क्या, एच। ठीक है, पर तुम बहुत सारा किताब देखोगे स्टैंडर्ड बुक तो ये आई वाला यहां पर भी लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम लोग यहां वाला ना लिख के, है ना, यहां पर एच और नीचे आई लिख देते हैं, तो आई का मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा। ठीक है, तो तुम डेल्टा के भी नीचे लिख सकते हो या सिंबल के नीचे लिख सकते हो। हम सिंबल के नीचे लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे तो उसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आई। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो तुम जानते हो कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बंधा रहता है। ठीक है, तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना चाहते हैं तो हमको वहां पर एनर्जी जो है वो देना होगा। यानी किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम एटम से कंप्लीटली बाहर का मतलब उसको निकाल के, है ना, इंफिनिटी पे पहुंचा देना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहां पर समझना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी तभी वर्ड यूज करते हैं जब वो एटम गैसियस स्टेट में हो और आइसोलेटेड हो, उसके अगल बगल और एटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए हैं, अगर अगल बगल में और एटम होगा तो अलग अलग एटम का अलग अलग एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि आपस में सॉरी, सबके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बोलने के लिए हम लोग कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी हमारा जो एटम होना चाहिए वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी वो दूर दूर रहेगा, और साथ ही साथ आइसोलेटेड होना चाहिए, तब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये जो हम लोगों का है, ये वर्ड हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy required to remove the most loosely bound
bound electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहां पर देखें कि अगर ये कोई एलिमेंट है तो ये गैसियस स्टेट में है, और प्लस अगर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी अगर दिए तो यहां पर फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये यहां से M प्लस और गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो तुम इस तरह से इक्वेशन बना सकते हो, या फिर देखो अगर डेल्टा H के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो देखो हम क्या बोले थे, M गैस रहेगा और उससे बनाओ कि ये M प्लस गैस हो गया और प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, और इस प्रोसेस में तब हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जो भी एनर्जी दिए वो डेल्टा H आई, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो हम यहां डेल्टा H आई लिख के यहां 1 लिख दो। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दो, यहां पे यहीं पे आई लिख दो और यहां पे 1 लिख दो, तो इससे पता चलेगा ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है। ठीक है, तो देखो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे कम अटैच्ड है न्यूक्लियस से, उसको निकालने में जो हम एनर्जी दे रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम को, वही हमारा क्या कहलाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एनर्जी के टर्म में ऐसा इक्वेशन लिखेंगे, इंथैल्पी के टर्म में यहां पर कुछ हम लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा, और ये याद करो ये वैल्यू हम लोगों का पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये प्रोसेस हमारा क्या है, सर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। देखो अगर निकालने के लिए कहोगे तो एक निकाल सकते हो, दो निकाल सकते हो, मैक्स दो, रेयरली 3 निकलता है ना। तो +7 +5 वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जैसे जैसे तुम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हो ना, कोवैलेंट नेचर जो आइसोलेटेड सिस्टम में बस एक एटम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल रहे हैं, एक ही एटम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तुम लोग को अगर तुम लोग ध्यान से सुने होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम तुमको बताए थे कि सॉलिड का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस बनता है, क्योंकि बताए थे कि हर एक एनर्जी लेवल होता है उसमें, क्योंकि सब एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन का एटम होगा और दोनों पास पास में है, तो एक को निकालोगे तो अलग एनर्जी देना पड़ेगा, दूसरे को निकालोगे तो अलग एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर मान लो तुम्हारे पास सब हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के आसपास है, तो सबको एक ही एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग अमाउंट देना पड़ता है। इसीलिए जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हम सिंगल एटम के बारे में बात कर रहे हैं जो गैसियस स्टेट में है। अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। अगर जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या तो उतनी ही हो गई लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया। तो अब जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो तुम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी दिए उससे तुमको ज्यादा लगेगा, यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता है। उसी तरह फिर थर्ड सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे वैसे तुमको अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। उसी को कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है, या फिर ऐसा कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ, ठीक है,
energies required, the amount of energies required to remove to remove to remove the first second, to remove the first, second, third, etc. electrons from the isolated gaseous atom are called successive ionization enthalpies. और हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा उससे ज्यादा हम लोगों का सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, ठीक है। सेकंड, उससे ज्यादा हम लोगों का थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, ठीक है। ये ऑलवेज हम लोगों का सही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक पिक ले लेते हैं, फिर इस पे हम लोग और अभी डिस्कशन करेंगे। अब देखो सवाल उठता है कि अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी तुम लोगों को वीडियो ऑडियो क्वालिटी ठीक आ रहा है ना? अभी हमको दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है? आवाज सब कुछ आ रहा है सही से? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग तो देखो अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना आयोनाइजेशन इंथैल्पी। कौन कौन सा फैक्टर जो है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी पर अफेक्ट डालता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखोगे न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों का आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों का फैक्टर क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी increases with increase in nuclear
चार्ज। ठीक है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जानते हो अट्रैक्शन हम लोगों का क्या होगा, अट्रैक्शन हम लोगों का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन ज्यादा होता जाएगा। यही कारण है कि जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट आते हैं तो शेल का तो संख्या उतना ही रह गया, लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन बढ़ते जाएगा, जिससे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो हम लोगों का क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसी बात को यहां पे लिख देते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी, ठीक है, यहां पर जनरली लगाना है, हमेशा नहीं होगा, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो जनरली हम लोग लिखेंगे कि आयोनाइजेशन, है ना, इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी increases as we move, as we move, as we move, है ना, across the, as we move across the period, ठीक है, as we move across the period due to increase in, due to increase in nuclear charge। ठीक है, अभी कुछ और फैक्टर्स लिखेंगे तब हम लोग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया हम लोगों का एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। तो तुम जानते हो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, ज्यादा दूरी पे जाता जाएगा, जहां से उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम होता जाएगा। तो हम लोग कम एनर्जी देकर ही इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए जैसे जैसे साइज बढ़ता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हम लोगों का कम होता जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी, जो भी हम लोग लिखना चाहें, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एज एटॉमिक साइज, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, इसीलिए तुम देखोगे कि हम लोग कहते हैं जनरली, है ना, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू, यही कारण है, ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो साइज के बढ़ने के कारण हम लोगों का जो है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट जाता है। पर याद रखना हर बार ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो जरूरी नहीं है कि साइज बढ़े। हम लोग पढ़े हैं कि कभी कभी साइज घट भी जाता है, और अगर साइज घट गया तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ भी सकता है। इसीलिए याद करो हम लोग यहां पर जो है वो हम लोग जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं। उसी तरह देखो, अगर एक ही ऑर्बिट में s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है, तो बताओ तो कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा, है ना, इंक्लाइंड रहेगा, यानी ज्यादा पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होगा, कौन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा रहेगा, s, p, d और f में s। ठीक है, तो अगर कोई तुम इलेक्ट्रॉन s से निकालो, कोई इलेक्ट्रॉन अगर p से निकालो, ठीक है, तो तुमको s से निकालने में ज्यादा तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा बाउंड है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के से ज्यादा क्या हमारा अटैच्ड है। इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, पेनिट्रेशन पावर। तो थर्ड जो फैक्टर है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स,
तीसरा है हम लोगों का पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है, यानी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी increases as the penetration effect of the electrons increases। अगर हम लोग देखें विद इन द सेम सेल, एक ही अगर सेल के बारे में बात करें, विद इन द सेम सेल, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन पावर जो होगा वो सबसे ज्यादा S, फिर P, फिर D और फिर F होगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या हम लोग बोल रहे हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को देंगे, सेकेंड पीरियड, याद करो सेकेंड पीरियड में लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और फ्लोरीन होगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तब तो हमारा जानते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ना चाहिए, सही बात है। तो देखो यहां पर अगर हम लिथियम से बेरिलियम में गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों का बढ़ गया। तो देखो लिथियम से बेरिलियम में गए तो अगर हम लोग लिथियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट अगर हम लोग लिथियम का देखें तो उससे ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका, बेरिलियम का। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑर्डर हम लोगों को सही दिख रहा है भाई कि लिथियम से ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का। लेकिन देखो अब यहां पर एक दिक्कत आ गया। दिक्कत क्या आ गया कि बेरिलियम और बोरॉन को अगर हम कंपेयर करेंगे तब तो हमको बोरॉन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए ट्रेंड से अगर हम लोग चले। लेकिन अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 और 2s2 है, और जो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2, 2s2 और 2p1 है। तो यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं, देखो पहले ये ऑर्डर तुम पहले तो लोग यही ना सोचा होगा कि बोरॉन का ज्यादा होगा बेरिलियम से, लेकिन देखा कि अरे यार नहीं बोरॉन का तो कम हो गया, तो अब कोई कारण खोजेगा। ऐसे अपने से नहीं जज कर सकते हो कि इसका कम है इसका ज्यादा है, पहले एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखे होंगे और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो पाया गया कि भाई बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बोरॉन से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक कारण जो यहां नजर आ रहा है वो ये है कि बेरिलियम में से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग किससे निकाल रहे हैं, 2s से निकाल रहे हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हम किससे निकाल रहे हैं, 2p से निकाल रहे हैं। और याद करो s का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, यानी s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा अटैच्ड हो गया, किसके केस में, बेरिलियम के केस में। और यही कारण है कि जो बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जो कम होना चाहिए था वो ज्यादा हो गया, क्योंकि हम यहाँ s इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हैं और यहां पर हम लोग किससे निकाल रहे हैं, p से। और जबकि याद करो पेनिट्रेशन अगर पावर देखा जाए, पेनिट्रेशन पावर तो s का ज्यादा होता है किससे, p से। और यही कारण है कि तुम देखोगे यहां पर कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का है वो ज्यादा हो गया किससे, ये ज्यादा हो गया
बोरॉन से आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, बोरॉन से। लेकिन लिथियम और बोरॉन में किसका ज्यादा होगा? बोरॉन का ही ज्यादा होगा। यहां बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा है? बेरिलियम का। और ये, हाँ सर प्लीज रिपीट वंस मोर। देखो हम बता रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो ये है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों का बढ़ेगा। तो हम लिथियम से गए बेरिलियम में बढ़ गया, कोई बात नहीं है। तो बेरिलियम से बोरॉन गए तो भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला कि बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंटल चीज जो पता चलता है उसी को ना एक्सप्लेन करना काम है हम लोगों का। तो आखिर बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है बोरॉन से? तो हम लोग देख रहे हैं कि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 2s से, और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 2p से। तो कभी कभी ये हो रहा है कि s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अटैच्ड है, उसी को पेनिट्रेशन बोल रहे हैं कि वो न्यूक्लियस की तरफ है। तो उस जो न्यूक्लियस से ज्यादा अटैच्ड होगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। तो यही कारण है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से निकालना चाह रहे हैं तो हम लोगों को ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। तो याद रखना, ये ग्रुप कौन सा होता है? ये ग्रुप हम लोगों का कौन सा था? ग्रुप फर्स्ट। ये ग्रुप सेकंड। ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14 है, ये ग्रुप 15 है, ये ग्रुप 16 है, और ये ग्रुप 17 है। तो देखो ग्रुप 2 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 13 से ज्यादा होता है। तो बेरिलियम के नीचे फिर से देखो मैग्नीशियम आएगा, और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आएगा। तो फिर से मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा किससे? एल्यूमिनियम से। सर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम और आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है श्रेयांश। ठीक है, और इसमें हम लोगों को कोई एक फैक्टर सेम रहेगा तभी निकाल पाएंगे, है ना? है ना? दो दो फैक्टर में दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है। तो ये एक चीज हम लोग यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर देख रहे हैं। तो तुम लोग मेरा बात समझने का प्रयास करो। जब 9th 10th में होगे तो सिर्फ एक लाइन पढ़े, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। पर ऐसा नहीं है, और भी सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ साइज ही नहीं आता है, या सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही नहीं आता है, कभी कभी पेनिट्रेशन का भी हम लोग इफेक्ट हम लोगों को देखना होता है। इसीलिए यहां पर समझेंगे, ग्रुप ये याद रखोगे ग्रुप 2 का ज्यादा होता है ग्रुप 13 से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। ठीक है, पी से। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर था पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब चौथा इफेक्ट देखो, अगर तुम्हारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स है, और इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर दिया न्यूक्लियस से, यानी न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स महसूस नहीं कर पाएगा। अगर इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर देगा तो फिर तो वहां से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हम लोगों को आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों का कम हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट यहां पर हो जाएगा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स greater the screening effect, greater the shielding, greater the shielding or screening, greater the shielding or screening effect of inner electrons, inner electrons
लेसर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and lesser is the ionization enthalpy. तो देखो, अगर अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर दिया न्यूक्लियस से, तब तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस तक नहीं पहुंचेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा। लेकिन मान लो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स शील्ड नहीं कर पाया, तब तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, तब तो तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसी का एक एग्जाम्पल है, याद करो, बोरॉन के नीचे है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के नीचे है गैलियम, और हम लोग पढ़े थे साइज में कि एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था गैलियम का साइज, लेकिन गैलियम का साइज छोटा हो गया क्योंकि अंदर में जो 10d इलेक्ट्रॉन्स थे वो शील्ड नहीं कर पाया आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से, जिससे पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन बढ़ गया और अब हमारा साइज घट गया। इसका मतलब है कि अब हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गैलियम होता है, ठीक है, जो गैलियम होता है हम लोगों का, उसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, लिथियम में इलेक्ट्रॉन एस से निकालेंगे और कार्बन में पी से, तो ज्यादा होना चाहिए। फिर से हर फैक्टर को तुम सब में उसको नहीं डालोगे दिव्यांशु नंदन। लिथियम जिसमें अगर ऑर्डर गड़बड़ाएगा तभी एक्सप्लेन करना है, अगर ऑर्डर गड़बड़ाया नहीं तो नहीं एक्सप्लेन करना है। लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, बेरिलियम का ज्यादा हो गया बोरॉन से, पर कार्बन का ज्यादा हो गया बेरिलियम से, तो क्यों हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? जहां गड़बड़ हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना है, एक एक फैक्टर नहीं है ना। फिर से वही वाली क्वेश्चन कह रहे हो, इतना सारा फैक्टर पे निर्भर कर रहा है, तो एक ट्रेंड कैसे हो सकता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमेशा यही क्यों काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। एक फैक्टर कहीं नहीं है, समझे? तो हम लोग पेनिट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं एडजेसेंट के लिए, बेरिलियम और बोरॉन के लिए, बेरिलियम और कार्बन में नहीं देखेंगे क्योंकि यहां ऑर्डर नहीं गड़बड़ाया है, क्योंकि बेरिलियम से कार्बन में जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारा कार्बन का जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। एक फंक्शन 5-5 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो हर एक वेरिएबल का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होगा ना, हर एक जगह नहीं निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल में देखना कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है गैलियम का वो ज्यादा होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से। हाँ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। याद करो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, तो उसके पहले 10 में डी इलेक्ट्रॉन्स भर गया था। यही कारण है कि यहां पर गैलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गया। समझ में बात आया तुम लोगों को? बाबू बताओ। और एक लास्ट फैक्टर है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड ऑर्बिटल। अगर तुमको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड ऑर्बिटल से, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है।
तो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी जो है वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है। तो पांचवा जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो याद करो, जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मोर स्टेबल द इलेक्ट्रॉनिक configuration greater is the ionization enthalpy। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा तो हम लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो देखो, अभी सेकेंड पीरियड में हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें, ठीक है, तो देखो हम लोग यहां पर लिथियम आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा फर्स्ट लिथियम का, उससे ज्यादा होगा, याद करो, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका, बेरिलियम का। लेकिन याद करो, बेरिलियम का फिर ज्यादा हो गया था किससे, बोरॉन से हो गया था। लेकिन फिर बोरॉन और बेरिलियम दोनों से ज्यादा हो जाएगा कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, कार्बन का। फिर कार्बन से ज्यादा किसका हो जाएगा, कार्बन से ज्यादा फिर हो जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का। फिर नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन फिर यहां पलट गया। तो यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर देखें ऑक्सीजन का, तो वो नाइट्रोजन से कम हो गया। तो फिर यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। और फिर यहां पर देखोगे तो इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका हो गया, फ्लोरीन का। तो देखो, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का, याद करो इनर्ट गैस को छोड़ दे रहे हैं, इनर्ट गैस का तो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, क्योंकि ना तो उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे आसानी से और ना उसको दे पाएंगे आसानी से। इसीलिए किसी भी पीरियड में जो इनर्ट गैस है उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो फ्लोरीन का होगा। ठीक है, बताओ तो तुम लोग सिंबल लिखते जाओ, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड में, सिंबल लिखो तो सबसे ज्यादा कौन होगा। इनर्ट गैस को छोड़ दो, सबसे ज्यादा सिंबल लिखो पहले। हाँ, एफ। ठीक है, एफ के बाद बताओ फ्लोरीन के बाद किसका होगा, फ्लोरीन के बाद बताओ। नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन का फ्लोरीन के बाद। देखो, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन के बाद लिथियम। ये ऑर्डर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। समझे, यहां लिख देते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। अगर इनर्ट गैस को भी ले लो तो इनर्ट गैस का हो गया नियॉन से ज्यादा फ्लोरीन से ज्यादा नाइट्रोजन
नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन और उसके बाद लिथियम। देखो इस ऑर्डर में है। नियॉन, फ्लोरीन, देखो यहां पर ऑर्डर बदल गया है। यहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर यहां पे कार्बन, फिर यहां बोरॉन होना चाहिए था, फिर यहां पर भी ऑर्डर चेंज हुआ है। यही दो बात इत्मीनान से समझना है। तो अब सवाल उठता है कि यहां पर क्यों ऐसा हुआ, तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। तो देखो अगर हम यहां नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन 7 है, 1s2, 2s2 और 2p3। तो देखो इसमें जो हम लोगों को 2p है उसमें 3 ऑर्बिटल होता है और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है 2p। तो देखो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गया, ये हम लोगों का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, ये हाफ फिल्ड हो गया। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स तो ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं रहा। लेकिन वही देखो अगर ऑक्सीजन का देखोगे 8, तो 1s2, 2s2 और 2p4। तो 2p4 में अगर तुम देखो यहां पे तो 1 2 3 और 4, तो ध्यान से देखो ये हाफ फिल्ड नहीं है और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें आ गया, तो थोड़ा रिपल्सन भी होगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो गया नाइट्रोजन से, पर हर जगह ऐसा नहीं है। इसीलिए ऑर्डर याद रखना है, किस किस का चेंज हुआ है याद रखना। किस किस का चेंज हम तुमको बताए हैं। ग्रुप 2 का ज्यादा होगा, ग्रुप 2 का ज्यादा होगा किससे, ग्रुप 13 से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर समझना, ग्रुप 2 का ज्यादा होगा ग्रुप 13 से। और नाइट्रोजन बताओ किस में होता है, ग्रुप 15। तो फिर से ग्रुप 15 का ज्यादा हो जाएगा, ग्रुप 15 का ज्यादा हो जाएगा ग्रुप 16 से। यहां पर हाफ फिल्ड हो गया और यहां पर पेनिट्रेशन आया। इसीलिए पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी में ये ऑर्डर एकदम याद रखोगे, यही से सारा सवाल बनेगा, समझ गए। और याद करो जो सेकंड पीरियड में है वैसे ही थर्ड पीरियड में हो जाएगा। तो यहां पर अगर तुम देखोगे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन हो जाएगा, यहां नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस हो जाएगा, यहां सल्फर हो जाएगा, उसी तरह से सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां पर क्वेश्चन पूछे, हम यहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, तुम बताना यहां पर डी, हम डी ब्लॉक में बोलते हैं, क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन है सेलेक्ट, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो हम यहां पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक का ज्यादा होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर से, ऐसे लिख रहे हैं। फिर हम बी बोल रहे हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर का ज्यादा होगा जिंक से, ये लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद देखो थर्ड कह रहे हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी Mn का ज्यादा होगा क्रोमियम से। ठीक है, तुमको बताना है इसमें से कौन हम लोगों को सही लग रहा है। और यहां पर डी जो है, यहां पर लिख रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी
मैग्नीशियम का ज्यादा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किससे? एल्यूमिनियम से। हम लोगों को सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो अभी इसमें हो सकता है चारों सही हो, समझो, हो सकता है बाबू चारों सही हो। तो सबसे पहले देखो, जब भी डी ब्लॉक का पूछे आयोनाइजेशन एनर्जी, डी ब्लॉक का, तो याद करो डी ब्लॉक में रेगुलर ऑर्डर नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर ध्यान से देखो, बताओ तो जिंक का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जिंक का Zn30 होता है, तो इसका हो जाएगा आर्गन और 4s2 और 3d10 जिंक का होता है, और कॉपर का होता है 29, तो ये होता है आर्गन और 4s1 और 3d10। अब देखो जिंक में याद करो, जिंक में तुम इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? 4s2 से, जो कि फुलफिल्ड है। और कॉपर में पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? 4s1 में, जो कि हाफ फिल्ड है। तो देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर तुम देखो तो किसका ज्यादा लग रहा है बताओ? कॉपर का कि जिंक का? बताओ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां 4s2 है और यहां 4s1 है, तो जिंक का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया, क्योंकि हम फुलफिल्ड ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं। अब देखो, अब इसी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, अब इसी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये बचेगा 4s1 और 3d10, और इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 4s1 हट गया, तो देखो ये बच गया 3d10। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करोगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो जिंक में 4s1 है और कॉपर में 3d10 है, तो 3d10 तो फुलफिल्ड हो गया। इसलिए ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक का ज्यादा होता है कॉपर से, क्योंकि जिंक में 4s2 है और कॉपर में 4s1 है, 3d10 तो दोनों में है ही। लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का बात उठेगा तो जिंक में 4s1 से अब निकालेंगे, जबकि कॉपर में हम लोग 3d10 4s1 से निकालेंगे, जबकि कॉपर में 3d10 से। तो दूसरा वाला हम लोगों का जो है वो दूसरा भी हम लोगों का सही हो गया। बात समझ में आया? सेकेंड। अब बताओ तो Mn का कितना इलेक्ट्रॉनिक? Mn का 25 होता है, तो आर्गन हो गया और 4s2 और 3d5। देखो यहां पे, जबकि क्रोमियम जो होता है 24, तो इसका होता है आर्गन और 4s1 और 3d5। अब ध्यान से देखो, Mn राइट साइड में भी है, क्रोमियम के राइट साइड में है Mn, यानी पीरियड में आगे है। और साथ ही साथ देखो यहां इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना होगा, 4s2 से, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 4s1 से। बताओ क्या तुमको लग रहा है? सी इज ऑल्सो करेक्ट, बहुत बढ़िया, सी इज ऑल्सो करेक्ट, सी भी सही है। और डी में देखो, अभी हम बताए ये ग्रुप 12 का है और ये ग्रुप 13 का है। मैग्नीशियम ग्रुप 12 का है और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है, तो हम बताए थे ना ग्रुप 12 का ज्यादा हो जाएगा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है, तो ग्रुप 2 का ज्यादा होगा ग्रुप 13 से। तो डी जो है, डी भी करेक्ट हो गया। समझे? हाँ, चारों ऑप्शन जो है वो हम लोगों का याद रखना है, चारों सही है यहां पर। तो एक बात याद रखना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, पर ऑर्डर जो है जरूरी नहीं है। डी ब्लॉक में गड़बड़ हो जाएगा, डी ब्लॉक में, क्योंकि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड जहां भी आएगा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटेगा, पर कहीं कहीं बढ़ भी सकता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
मतलब ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, इन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम तुमसे बोले, ठीक है, नो रेगुलर ऑर्डर इन अ सीरीज। सीरीज का मतलब समझते हो ना, सीरीज का मतलब 3D सीरीज या 4D सीरीज या 5D सीरीज या 5D तक ही रख, तो सीरीज का मतलब हो गया पीरियड, है ना। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स नो रेगुलर ऑर्डर ना, ऑर्डर इन अ सीरीज, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कैंडियम से टाइटेनियम में गए तो बढ़ेगा घटेगा, है ना, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो पीरियड का मतलब, सीरीज का मतलब समझते हो ना, पीरियड होता है। तो पीरियड में अगर डी ब्लॉक में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो कोई डिफिनिट ऑर्डर नहीं है, कहीं बढ़ जाएगा थोड़ा, कहीं थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 3D से अगर हम लोग 4D में जाएं, आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर तुम देखोगे तो डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हम लोगों का, वो बढ़ जाता है जनरली डी ब्लॉक में। क्योंकि याद करो, डी ब्लॉक में जब ऊपर से नीचे आओगे तो डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, और डी इलेक्ट्रॉन्स उतना अच्छा शील्डिंग नहीं करता है। तो बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच देगा, जिसके कारण जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हम लोगों का बढ़ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ब्लॉक में अगर देखोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। तो यहां पर हम लोग, क्या एक लाइन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D, of 5D series of elements, 5D series of elements are much higher, are much higher, are much higher than those of the, than those of the 3D, 3D and 4D series elements, 3D and 4D series elements। तो डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आओगे, डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, याद करो क्या बताए थे, 5D सीरीज के एलिमेंट्स का जो साइज है वो करीब करीब 4D से मैच करता है, कहीं कहीं छोटा हो जाता है। इसीलिए 5D का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 3D और 4D से ज्यादा हो रहा है। इसीलिए हम लोग बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ये एस और पी के लिए तो सही भी है, डी के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहां पर पुअर शील्डिंग होता है। सीरीज एलिमेंट्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो देखो ये हम लोगों का ट्रेंड्स था आयोनाइजेशन इंथैल्पी में। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थर्ड है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, पर दोनों में थोड़ा अंतर है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में तुम पढ़े कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में है क्या, सोचो कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है और तुम उसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, तुम उससे निकालना नहीं चाह रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो। तो अब दो बात होगा, ध्यान से समझना है। अगर मेरा स्टेबल इनर्ट गैस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो हम इनर्ट गैस है तो मेरा तो स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो तुम हमको अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हम लेना चाहेंगे, बताओ, क्या तुम हमको दोगे इलेक्ट्रॉन तो हम लेना चाहेंगे? अगर मेरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो लेना चाहेंगे हम? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा हमको, यानी तुमको खुद एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं। तो तुम कहोगे कि तुम जबरदस्ती लो, तो तुमको एनर्जी हमको देना पड़ेगा रखने के लिए, यानी यहां पर ये प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर किसी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, और लेना नहीं चाहेगा तो तुमको जबरदस्ती उसको देना होगा, तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा साथ में उसको रखने के लिए। बात समझ रहे हो? लेकिन हैलोजन को देखो, हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर ऑक्सीजन, जिसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, वो लोग तुरंत लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो उस केस में अगर तुम इलेक्ट्रॉन उसको दोगे तो वो खुशी खुशी लेगा, और साथ ही साथ इस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी यहां पर हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। यानी हम यहां पर बताना क्या चाह रहे हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है उसमें हमेशा इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, पर जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, मतलब जब तुम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। अगर हम स्टेबल है तो नहीं लेंगे, तुम एनर्जी दो, इंडोथर्मिक हो जाएगा। और अगर हमको में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेकर इनर्ट गैस होने का तो हम तुरंत ले लेंगे, तो हम खुद एनर्जी रिलीज कर देंगे क्योंकि हम फायदा हो रहा है हमको। ठीक है, तो इसी को यहां पे समझना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया? इट इज द it is the amount of it is the amount of energy it is the amount of energy involved, इसीलिए यहां इन्वॉल्व लिख रहे हैं, ना रिलीज लिख रहे हैं और ना ही हम लोगों का एब्जॉर्ब होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, इन्वॉल्व when a neutral when a neutral isolated when a neutral isolated when a neutral isolated gaseous atom in the ground state accepts an extra electron to form gaseous
आयन, टू फॉर्म गैसियस एनायन। जैसे अगर हम लोगों के पास कोई ये गैसियस एटम है और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर X माइनस बना रहा है यहां पर गैस, तो समझना है कि जो डेल्टा H यानी Eg इलेक्ट्रॉन गेन जो इंथैल्पी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व। देना भी पड़ सकता है या मिल भी सकता है। when a neutral isolated gaseous atom in the ground state accepts an extra electron to form gaseous anions। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग यहां पर देखें, द एनर्जी चेंजेस accompanying, जो एनर्जी चेंजेज होगा अगर हम एक दो और तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, द एडिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा electrons to neutral gaseous isolated atoms are called successive electron gain enthalpies। तो जिस तरह से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ रहे थे सक्सेसिव, उसी तरह हम लोग यहां पर है ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज में भी पढ़ेंगे। पर इसमें ऐसा नहीं है कि बढ़ते जाएगा, है ना, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर ऑक्सीजन को पहला इलेक्ट्रॉन दे दो तो खुशी खुशी ले लेगा ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो वो तब खुशी खुशी नहीं ले पाता है, हालांकि उसको जरूरत है, लेकिन फिर भी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन दोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को दोगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन दोगे ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन थोड़ा रेसिस्ट करता है, यानी उसको तुमको एनर्जी देना पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम लोगों का एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो इंडोथर्मिक हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर तुम देख रहे हो कि आज हो गया हम लोगों का, इसके बाद थोड़ा हम लोग छठ में 1-2 दिन बिजी रहेंगे, तुम लोग भी बिजी रहोगे और हम लोग भी बिजी रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद कब मिलेंगे, तो हम लोगों का 2 क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ गए। तो हम लोग संडे को मिलेंगे, संडे को। ठीक है, चलो फिर।